हेलो दोस्तों। तो आपने पहले भी सुना होगा कि काफ़ी बड़े बिजनेसमैन जो है वो बैंक शुरू करना चाहते हैं। लेकिन बैंक क्यों शुरू करना चाहते हैं, सबको पता होगा कि भाई वहीं से आपकी खुद की बैंक होगी। तो खुद की बैंक होगी तो डेफिनेटली मेरे पैसे उसमें होंगे, लोग भी आके पैसे वहाँ पे जमा करेंगे और अब मैं वो पैसा यूज़ करूँगा। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक मोटिव था कि बड़े बिजनेसमैन वगैरह बैंक शुरू करते थे। ये 1971 पहले की बात है। लेकिन आपको बता दूं अभी हाल ही में दोस्तों 2013 अगर 14 की बात करें तो वहाँ पे इंटरेस्ट दिखा दिया गया था। काफ़ी बड़े बिजनेसमैन इंटरेस्टेड थे कि वो बैंक शुरू करे, राइट ना। तो उस टाइम तो हुआ नहीं। और अभी दोस्तों एक हाल ही में एक न्यूज़ आई है, आरबीआई की तरफ से एक सर्कुलर जारी किया गया है जिसमें दोस्तों कहा गया है कि आरबीआई का ये कहना है कि उन्होंने अब यहाँ पे बैन कर दिया है बिग बिजनेसमैन को एंट्री करने में बैंकिंग सेक्टर से। आरबीआई ने ना कर दिया है कि अब बड़े बिजनेसमैन बैंक यहाँ पे एस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो जानेंगे दोस्तों इसके डिटेल में, देख लीजिए यहाँ पे ये है कि क्यों ऐसा हो रहा है और क्यों, और ये मतलब इसका बिजनेस, इसका मीनिंग क्या है, क्यों ऐसा होता है और आरबीआई कैसा क्यों करना चाहती है कि भाई बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे ना आए। आप सभी को पता है कि उनके पास पैसा है, तो अगर पैसा मार्केट में आएगा तो डेफिनेटली फायदा होगा मार्केट को, इंडस्ट्री को, देश को। लेकिन ऐसा क्यों हो रहा है, देखिए आपको अभी बता दूं। यहाँ पे न्यूज़ देख ली कि कारपोरेट हाउसेस वर एक्टिव इन द बैंकिंग सेक्टर टिल 5 डिकेड्स अगो। मतलब 71 में जब नेशनलाइजेशन हुआ तो उसके पहले तो डिकेड्स में मतलब वो तो एक्टिव थे, लेकिन बाद में उसे उन्होंने यहाँ पे मतलब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया नेशनलाइज करने के बाद सबको यहाँ पे बंद कर दिया। अब इसके बाद फिर से एक बार ये न्यूज़ चली थी, 2013-14 की बात है। लेकिन उसके बाद अब जो आरबीआई ने सर्कुलर यहाँ पे कहा है कि हम क्या करेंगे, जो एंट्री है ना बिग बिजनेस की, इसे हम क्या करेंगे, बंद कर देंगे, होल्ड फॉर नाउ, राइट नाउ, बाद में देख लेंगे। लेकिन अभी के लिए कोई भी बड़े बिजनेसमैन यहाँ पे बैंक नहीं बना सकते। तो जानेंगे दोस्तों डिटेल में इसमें कि एक्चुअली ये है क्या, किस तरह से ये हुआ है और आरबीआई का एक्चुअली कहना क्या है और आखिर में पास्ट में हुआ क्या था और आगे जाके इसके रीजंस वगैरह क्या हो सकते हैं। चलिए दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं। मेरा नाम है नीलेश, आप मुझे फॉलो कर सकते हो अपने टेलीग्राम चैनल पे दोस्तों, जिसका नाम है नीलेश सर अनअकैडमी। एज वेल एज आप मुझे स्पेशल क्लासेस में आके ढेर सारे क्लासेस हम वहाँ पे करते हैं, क्विज करते हैं, मॉक टेस्ट करते हैं और टॉपिक को डिटेल में समझते हैं। चलिए स्टार्ट कर दोस्तों आज का सेशन। दोस्तों देख लीजिए हुआ क्या है एक्चुअली। रिजर्व बैंक ने दोस्तों यहाँ पे उनकी एक मीटिंग दोस्तों हुई थी, दैट इज इंटरनल वर्किंग ग्रुप। और उस वर्किंग ग्रुप में दोस्तों यहाँ पे क्या कहा है कि बैंकिंग लाइसेंस जो है वो बिग कॉर्पोरेट हाउसेस को नहीं दिए जाएंगे, अलाउ नहीं किया जाएगा। आपको ये जो फेयर है दोस्तों ये क्यों, क्योंकि इसे दोस्तों कहते हैं सेल्फ डीलिंग। अभी सेल्फ डीलिंग है क्या, सेल्फ डीलिंग बैंकिंग सेक्टर में होती है। देखिए समझ लीजिए आपके पास बहुत सारा पैसा पड़ा हुआ है और आप चाहते हो बैंक एस्टेब्लिश करना। तो इसमें दोस्तों होता क्या है, देखिए आपको यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे रिजर्व बैंक ने कहा है कि वो कारपोरेट ऑफिसर्स को यहाँ पे देंगे नहीं, क्योंकि उन्हें फियर है कि कहीं ना कहीं ये सेल्फ डीलिंग कर लेंगे, ये सारे बिग बिजनेसमैन वगैरह है। अब सेल्फ डीलिंग क्या है, देखिएगा मेरी बैंक होगी तो डेफिनेटली मैं क्या करूंगा, भाई मेरे पास पैसा है तो मैं उसे यूज करने के लिए सोचूंगा। देखिए दोस्तों जान लेते हैं यहाँ पे 20 नवंबर के यहाँ पे जो सर्कुलर किया गया था, उन्हें यहाँ पे इंटरनल वर्किंग ग्रुप्स की मीटिंग हुई, तो उन्होंने रिव्यू किया कि किस तरह से गाइडलाइंस वगैरह होनी चाहिए, किस तरह से हमें जो इंडियन बैंक है दोस्तों, मतलब बैंकिंग सेक्टर जो उसे उसमें प्राइवेट प्लेयर्स को स्पेसिफिकली हम कहेंगे बड़े बिजनेसमैन को अलाउ करना चाहिए नहीं करना चाहिए, उसके बारे में काफी यहाँ पे डिस्कशन हुआ, एक स्ट्रक्चराइज डिस्कशन हुआ। उसके बाद दोस्तों उन्होंने यहाँ पे निर्णय ले लिया। देखिए रिकमेंडेशन इन द इंटरनल वर्किंग ग्रुप टू रिव्यू एक्सटेंड गाइडलाइंस एंड कॉर्पोरेट स्ट्रक्चर। देखिए उन्होंने ये कहा कि 33 रिकमेंडेशन उन्होंने यहाँ पे दी थी एंड आफ्टर एग्जामिनिंग सब कमेंट्स वगैरह, सजेशंस वगैरह, उसके बाद उन्होंने ये कहा कि डिसाइडेड टू एक्सेप्ट ओनली 21 रिकमेंडेशन। बाकी रिकमेंडेशन उन्होंने यहाँ पे एक्सेप्ट नहीं किया है, इसका मतलब बिग बिजनेसमैन को यहाँ पे अलाउड नहीं किया है। जानेंगे डिटेल में दोस्तों कि एक्चुअली हमें ये वरी करने की जरूरत क्यों है। अगर बिग बिजनेसमैन आते भी है, ओके, इतना सारा पैसा लेके मार्केट में पैसा आएगा, सबको लोन वगैरह मिलेगा, कोई नया बिजनेस खोल सकता है, सबकी जिंदगी मतलब बहुत सारे लोगों की जिंदगी बदल सकती है। तो ये मेन आर्गुमेंट ये था कि देखिएगा बैंकिंग दे कैन ब्रिंग द कैपिटल, डेफिनेटली वो कैपिटल लाएंगे, पैसे लाएंगे, उनके पास एक्सपीरियंस भी होगा बिजनेस किस तरह से रन करना है, उनके पास मैनेजरल कंपिटेंस भी डेफिनेटली होगा, राइट ना। कारपोरेटर के पास अगर हम बात करते हैं बड़े बड़े कंपनी जैसे रिलायंस है, जैसे बिरला है, टाटा है, बजाज है, सारी बहुत बड़ी कंपनीज वगैरह है। लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे ये कही गई कि एज बैंक्स, ओके देखिएगा, दे आर अप्रेंशन दैट कि इट वाज नॉट इजी, ये इजी नहीं होगा कि डिटेक्ट करना कि वो सच में सेल्फ डीलिंग कर रहे हैं या कनेक्टेड लेंडिंग कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब कनेक्टेड लेंडिंग क्या है, सेल्फ डीलिंग क्या है, इसके बारे में भी जानकारी लेंगे दोस्तों। यहाँ पे बता दूं कि बैंक्स कुड हाइड कनेक्टेड पार्टी, ओके, ऐसा कहा गया है कि अगर बिग बिजनेसेस बैंक बनाएंगे तो वो कहीं ना कहीं दोस्तों अपनी ही खुद की जो एंटाइटी है, समझो यहाँ पे मेरी कंपनी है, ओके, मैं यहाँ पे कपड़े बेचता हूँ, ओके, मैं यहाँ पे अभी कपड़े बेचता हूँ, तो मेरी कपड़े बेचने वाली जो कंपनी है तो मेरी एक शू बेचने वाली कंपनी है, मतलब मैं यहाँ पे जूते बेचता हूँ, तो मैंने यहाँ पे शुरू कर दी बैंक, ओके, ये मेरी बैंक हो गई। तो ये बैंक ने अब क्या करना है, लोन देना है शू को, शू वाली कंपनी को, तो लोन आसानी से वहाँ पे दे सकते हैं, है कि नहीं, हाँ, क्योंकि भाई मेरी ही कंपनी है,
मेरी बैंक है तो मैं यहाँ से लोन दूंगा। तो देख लीजिए यहाँ पे कि ये काफ़ी आसान हो जाएगा उनके लिए हाइड करना। भाई देखो, लोन लेने के लिए आ गया बंदा, मैंने उसे लोन दे दिया, ये तो उसकी कंपनी है, मेरा तो कोई लेना देना है नहीं। तो ये है ना, ये काफ़ी कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होता है दोस्तों। एंड उनके सब्सिडीज थ्रू ये सप्लाई करेंगे प्रमोटर्स को वगैरह इन देयर ग्रुप कंपनीज। जाएंगे डिटेल में दोस्तों इसको भी कि एक्चुअली ये होता क्या है, ये वरी करने के लिए हमारे पास क्यों है। देखिए, लोन्स कैन सब्सिक्वेंटली बिकम अ बैड एसेट। अगर वही कंपनी खुद की छोटी कंपनी को लोन देती है तो डेफिनेटली अगर वो छोटी कंपनी लोन पे नहीं करेगी तो वो किसका लोन पे नहीं करेगी, उसकी पेरेंट कंपनी का। अगर मेरे पास ये समझो, एग्जांपल दे रहा हूं आपको, ये आपकी रिलायंस कंपनी हो, रिलायंस कंपनी है, रिलायंस कंपनी की समझो सब्सिडरी जियो है। तो जियो को रिलायंस कंपनी ने अभी क्या कर लिया, एक बड़ा बैंक यहाँ पे बना लिया। ओके, रिलायंस कंपनी का बैंक है, तो बैंक ने दिया जियो को लोन। ओके, और जियो ने यहाँ पे अगर पे नहीं किया तो फर्क क्या पड़ता है, जियो तो रिलायंस की कंपनी है, एग्जांपल है। तो ये कहीं ना कहीं बैड एसेट में परिवर्तित हो सकता है, जिसे हम एनपीए कहते हैं, आप सभी को पता है। तो कहीं ना कहीं ये जो खतरा ये मार्केट में डेफिनेटली बढ़ेगा दोस्तों। देखिए, मोरेओवर क्या कि अगर हाईली इंडेटेड कंपनी हो जाएगी, ज्यादा कर्जा हो जाएगा, और आपको होता है कि पॉलिटिकली कनेक्टेड वगैरह बिजनेसमैन वगैरह होते हैं, सभी को पता है। ओके, ये कोई छुपी बात है नहीं। तो कहीं ना कहीं ये ग्रेट इंसेंटिव भी दोस्तों उनके हो जाएगा, और ये कहीं ना कहीं लाइसेंस ज्यादा जो है ना वो बैंक के वगैरह वो यहाँ पे आ जाएंगे। और 26 नवंबर को गवर्नमेंट ने यही कहा है, आरबीआई ने यही कहा है यहाँ पे कि उन्होंने सिर्फ 21 आउट ऑफ 30 रिकमेंडेशन यहाँ पे जो है प्राइवेट बैंक्स को लेके, ओनरशिप को लेके, लाइसेंस को लेके, लाइसेंस दिया जाए या नहीं जाए, ये दोस्तों यहाँ पे एक्सेप्ट कर लिए हैं। आपको बता दो यहाँ पे कि कनेक्टिंग लेंडिंग होते क्या है। कनेक्टेड लेंडिंग देखिएगा, ये होता है कि कंट्रोलिंग द ओनर ऑफ अ बैंक गिविंग लोन्स टू हिमसेल्फ इन रिलेटेड पार्टीज। तो ये करेंट लेंडिंग होता है कि मैं ही मेरे कंपनी को लोन दे रहा हूं, और इसके लिए दोस्तों क्या करते हैं, फेवरेबल पॉलिसीज वगैरह होती है। मैं मेरी कंपनी के लिए पॉलिसी थोड़ी सी ढीली कर दूंगा, थोड़ी सी आराम से कर दूंगा, ताकि मेरी ही छोटी वाली कंपनी है उसे लोन मिल पाए। अभी बिजनेस ग्रुप जो होते हैं दोस्तों, इनको फाइनेंसिंग की जरूरत होती है, सबको पता है। दे कैन गेट इजीली विथ नो क्वेश्चन आस्क्ड, ना, बाकी मेरी ही कंपनी है, उसे कोई क्वेश्चन पूछेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं दोस्तों होगा क्या यहाँ पे, कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल्स बेंड होंगे, कहीं ना कहीं यहाँ पे रूल चेंज होगा। ओके, और उन बैंक जो है वो बड़ी वाली कंपनी, उसकी ही बैंक वो छोटी वाली कंपनी को लोन दे देगी। इससे मार्केट में जिसे असल में फायदा होना चाहिए लोगों को, वो तो नहीं होगा, क्योंकि लोग भी उसे पैसा जमा करेंगे। अरे बैंक है तो डेफिनेटली वो कंपनी तो पैसा जमा करेगी, लेकिन लोग भी तो आएंगे बैंक में पैसा जमा करने के लिए, तो उनका पैसा कहीं ना कहीं एनपीए में कन्वर्ट ना हो जाए। तो दैट्स वाई दोस्तों ये यहाँ पे कहा गया आरबीआई की तरफ से कि भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। देखिए, इन शॉर्ट क्या है कि ये कहीं प्राइवेट टूल बन जाएंगे जो फंड अवेलेबल है। प्राइवेट टूल मतलब क्या भाई, कोई भी कैसे भी यूज कर सकता है कि नहीं। तो ये बिग बिजनेस ग्रुप जो है ना ऑलरेडी अकाउंट फॉर मेजर्स हैं, क्योंकि अभी एनपीए इतना ज्यादा है हमारी सरकारी बैंकों के पास कि वो एनपीए पूरा नहीं हो रहा, मतलब एनपीए रिकवर नहीं कर पा रहे हैं। और अगर फिर से बिग बिजनेसमैन आ जाएंगे, फिर से प्राइवेट बैंक अगर आ जाएंगे, तो ये एनपीए फिर से बढ़ जाने के चांसेस काफी ज्यादा है। मतलब नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, लोन ही पे नहीं कर पा रहे लोग, और उसे कहते हैं दोस्तों वो जो अमाउंट पड़ी हुई है वो वापिस ही नहीं आ रही है हमारे पास बैंक के पास, उसे कहते हैं एनपीए। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है दोस्तों। देखिएगा, बात यहाँ पे और भी हो रही है कि यहाँ पे इसके बारे में और भी आर्गुमेंट्स वगैरह दिए गए थे। जैसे रघुराम राजन जी ने कहा था कि ये प्रपोजल जो है ना दोस्तों, ये काफी बैड आइडिया है। इनके साथ जो विरल आचार्य थे, तो उन्होंने भी दोस्तों यही कहा था कि ये जो है ना प्रपोजल एट ए टाइम व्हेन इंडिया स्टिल ट्राइंग टू लर्न लेसन फ्रॉम द फेलियर्स लाइक आईएलएंड एफएस है, यस बैंक का इशू था, तो इससे इंडिया भी लर्न कर रही है। और स्टिल हम सोच रहे हैं कि बिजनेसमैन को लोन दे दें, बिग बिजनेसमैन की अलाउ कर दें उन्हें बैंक बनाने के लिए। तो दोस्तों ये दोनों की तरफ से ऐसी बात दोस्तों कहा गई। देखिए यहाँ पे कि व्हेन द आईडब्ल्यूजी रिलीज इस रिपोर्ट ना, तो कहीं ना कहीं ये नवंबर 2020, तो फॉर्मर गवर्नर रघुराम राजन जी ने और डिप्टी गवर्नर विरल आचार्य जी ने यहाँ पे कहा था, उन्होंने यहाँ पे अपोज किया था कि भाई नहीं होना चाहिए, जो बिग बिजनेस हाउस है उन्हें बैंकिंग में एंट्री नहीं होनी चाहिए, सेइंग कि इंडस्ट्रियल हाउसेस नीड फाइनेंसिंग, दे कैन गेट इजिली इफ दे हैव एन इन हाउस बैंक। भाई उनको आसानी से यहाँ पे लोन मिल जाएगा अगर उन्हें लोन चाहिए तो ये सबसे इंपॉर्टेंट बात दोस्तों यहाँ पे कही गई। देखिए, फॉर्मर गवर्नर्स अपोजिशन इस पे क्या है दोस्तों, देख लीजिएगा। आपको बता दूं, अगस्त 2011 में डी सुब्बाराव जी ने भी यही कहा था कि देखिएगा, हिस्ट्री ऐसी है कि 1971 के पहले ऐसा ही हुआ था। दैट्स वाई हमें क्या करना पड़ा, नेशनलाइजेशन करना पड़ा बैंकों का, क्योंकि उसके पहले होता क्या था, प्राइवेट बैंक्स थी, तो प्राइवेट बैंक खुद के ही छोटी वाली कंपनी को तो क्या कर रही थी, लोन देती थी। तो उससे एनपीए तो बढ़ गया, लोगों का पैसा तो आपने यूज कर लिया, लेकिन असल में फायदा हुआ लोगों को तो नहीं हुआ। देखिए, इवन एन इंडिपेंडेंट जो रेगुलेटर जो होते हैं दोस्तों, वो भी इंफॉर्मेशन ट्रैक करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो ये इसे कहते हैं पुअर लेंडिंग। मतलब क्या, इस पुअर लेंडिंग मतलब क्या कि उससे कुछ होने वाला है नहीं, मुझे कुछ पैसा वापस आएगा नहीं, तो वो मैं कहूंगा भाई मेरा खर्चा ही चला गया सब कुछ, उसमें पुअर लेंडिंग हो गया। तो ये काफी इंपॉर्टेंट बाय फार द बिगेस्ट एप्रेंशन, मतलब सुब्बाराव जी ने ये यहाँ पे कहा है
देखिए सुब्बाराव जी को तो आप जानते ही हो, वो तो आरबीआई गवर्नर थे पहले। उन्होंने ये कहा, देखेगा ये बिगेस्ट एम्प्रेशन इज अबाउट सेल्फ डीलिंग, मतलब खुद की बैंक को लोन देना, एंड विल यूज द प्राइवेट टूल रेडीली अवेलेबल फंड्स ऑलरेडी अवेलेबल है, वो रेडी यूज कर पाएंगे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों ये एक पास्ट एक्सपीरियंस भी हमारे पास है कि ऑलरेडी 75 डिकेड्स अगो, आपको सबको पता है, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया कि 71 में ऐसा होता था, 71 के पहले। एंड इसके लिए हमने क्या कर दोस्तों कि पोस्ट लिबराइजेशन फिर से हमने इसे ओपन कर दिया गया। एंड देखिए लाइसेंसिंग जो है हमने अलाउ कर दिया प्राइवेट बैंक्स को वगैरह। अब ये जो है ना, देर आर 2-3 मोर राउंड्स वगैरह, देर वे 2 मोर राउंड्स लाइसेंसिंग द बैंक, अगर किसी को भी बैंक वगैरह ओपन करनी है 2003 में 4 में। और दोस्तों अब जो है ना, अब यहाँ पे ऑन टैप लाइसेंसिंग रेजिम, मतलब क्या देखिएगा, पहले होता क्या था, आरबीआई एक ऐसे सर्कुलर निकालती थी, फॉर्म वगैरह निकालती थी, जिससे किसी को भी दोस्तों यहाँ पे बैंक वगैरह एस्टेब्लिश करना हो तो वो जाता था और बैंक एस्टेब्लिश करता था, फॉर्म वगैरह जो भी रिक्वायरमेंट्स है वो पूरी करके, फॉर्म वगैरह भर के। लेकिन अब क्या है, ऑन टैप है। ऑन टैप मतलब क्या, आप आरबीआई के पास जाओगे, आरबीआई के पास कहोगे देखिए ये मुझे बैंक एस्टेब्लिश करनी है, तो बता दीजिए, मैं फॉर्म भरने के लिए तैयार हूं और आगे का प्रोसेस वगैरह मुझे बता दीजिए। तो ये 2016 से दोस्तों प्राइवेट बैंक काफ़ी आ चुके हैं अगर इंडिया की बात करें दोस्तों। देखिए हावेवर क्या होता है कि ये जो बिजनेसमैन जो हाउसेस है, बिजनेस हाउसेस वेर नॉट कंसिडर प्रोमिनेंट कॉर्पोरेट हाउसेस, लाइक मतलब उस टाइम पे बिरला ग्रुप भी ऐसा चाहता था, देन अनिल अंबानी के रिलायंस कैपिटल जो कि हाल ही में अभी हालत खराब है, बजाज ग्रुप दोस्तों, इन्होंने इंटरेस्ट शो किया था 2013 एंड 14 में कि हम भी बैंक्स वगैरह यहाँ पे एस्टेब्लिश करना चाहते हैं। और काफी वहाँ पे कॉन्फिडेंट आया था और काफी चर्चा वगैरह हुई थी कि अगर बड़े बिजनेसमैन बैंक स्थापन कर लेंगे तो भाई छोटे लोगों का, छोटे बिजनेसमैन का क्या होगा, छोटी इंडस्ट्री का क्या होगा। तो ये कहीं ना कहीं दोस्तों एक हम कहेंगे एक रिस्क वाला मुद्दा था, कहीं ना कहीं ये कॉन्फिडेंट वाला मुद्दा था। सेंट्रल बैंक का क्या कहना है, आरबीआई का इसमें क्या कहना है? आरबीआई का ये कहना है कि देखिए डायरेक्टली इनडायरेक्टली अगर लार्ज इंडस्ट्रीज हाउसेस वगैरह है, अगर हम उन्हें अलाउ कर देंगे दोस्तों कि न्यू प्राइवेट बैंक अप टू द 10% एंड शुड नॉट हैव कंट्रोलिंग इंटरेस्ट इन द बैंक, ठीक है, आप क्या करोगे, अगर आपको यहाँ पे चाहिए इक्विटी वगैरह तो न्यू प्राइवेट सेक्टर बैंक अप टू 10% होगा चाहिए और वो कंट्रोल नहीं करना चाहिए इंटरेस्ट इन द बैंक, ये सबसे इंपॉर्टेंट है। और इसे ये भी कहा है कि सच शेयर होल्डर जो है शुड नॉट हैव एनी डायरेक्टर ऑन द बोर्ड ऑफ द बैंक, उस कंपनी के कोई भी शेयर होल्डर और कोई भी वहाँ पे डायरेक्टर एज ए होना नहीं चाहिए ऑन द अकाउंट ऑफ शेयर होल्डर एग्रीमेंट्स और अदरवाइज। आरबीआई ने ऐसा भी कहा है दोस्तों कि ऑन टैप जो है ना, द लाइसेंसिंग यूनिवर्सल बैंक इन द प्राइवेट सेक्टर, ये अगस्त 2016 में दोस्तों यहाँ पे इन्होंने इशू कर दिया था। जिस तरह से जिसको भी प्राइवेट बैंक एस्टेब्लिश करनी, ये सारे नॉर्म्स है ना, ये नॉर्म्स उन्होंने यहाँ पे फॉलो करने काफी जरूरी है दोस्तों। आपको बता दूं कि लेकिन ये कंपनीज होनी कैसी चाहिए, ये जो अब हम बड़े बिजनेस ग्रुप वगैरह कह रहे हैं, लेकिन उनका क्राइटेरिया है क्या एक्चुअली? देखिएगा, कोई भी ऐसा बिजनेस ग्रुप जो कि नॉन फाइनेंशियल बिजनेस हो, नॉन फाइनेंशियल मतलब क्या, वो इंश्योरेंस में ना हो, वो कोई फिनटेक में ना हो, वो कोई पैसे का लेन देन ना करता हो, वो एक असल में बिजनेसमैन होना चाहिए। जैसे हम बात करें रिलायंस है, जैसे बजाज है दोस्तों, गाड़ियां वगैरह बनाती है, तो इस तरह के नॉन फाइनेंशियल बिजनेस यहाँ पे होने चाहिए जिनकी दोस्तों जो एसेट है ना वो 5000 करोड़ रुपए से ऊपर होना चाहिए, तभी जाके हम क्या कर सकते हैं, इन्हें कंसिडर कर सकते हैं। एंड अकाउंटिंग ऑफ 40% मोर इन टर्म्स ऑफ द टोटल एसेट्स एंड इन टर्म्स ऑफ ग्रॉस इनकम, उन्हें ही दोस्तों हम क्या कर जाएंगे, लार्ज इंडस्ट्रियल हाउस उन्हें हम डिक्लेयर करेंगे, तभी जाके वो, ये तो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, ये एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है अगर आपको बैंक स्थापित करनी है लार्ज बिजनेस हाउसेस के लिए। तो काफी महत्वपूर्ण दोस्तों ये रहा। एंड आपको समझ में आ चुका होगा जो भी हमने इशू डिस्कस किया कि एक्चुअली आरबीआई ने क्यों ना कहा है और इसके लिए रिक्वायरमेंट्स थी क्या, किस तरह से पहले बैंकिंग सेक्टर था 1971 के पहले, 1993 के बाद जब लिबरेशन शुरू हुआ, जब हमने अपनी इकोनॉमी ओपन कर दी, तब प्राइवेट बैंक्स कैसे धीरे धीरे आते गए, जैसे आईसीआईसीआई है, अगर हम बात करें एचडीएफसी है, एक्सिस है, कोटक है, सब बड़ी बैंक्स वगैरह अभी है। और अभी जो है ना नॉन फाइनेंशियल बिजनेस ही अलाउड है, अगर बैंक ओपन करनी है तो फाइनेंशियल अलाउड नहीं है, लेकिन उसके लिए 5000 करोड़ वगैरह ऐसा चाहिए। तो आपको समझ में आ चुका होगा दोस्तों इशू, और जैसे भी इसके बारे में कुछ गाइडलाइंस वगैरह आती है डेफिनेटली आपके साथ साझा की जाएगी। सो टिल देन दोस्तों, आपको अगर इसी तरह का डिटेल में नॉलेज है तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, 8 दिसंबर की बैच में आप आइएगा, आपको बेस्ट एडुकेटर से दोस्तों यहाँ पे सीखने का मौका मिलेगा। रीजनिंग आपका कंप्लीट होगा, मैथ्स डिटेल में समझ पाओगे, जीके होगा और इंग्लिश भी होगा, काफी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। और आपको तो अगर आपको कोई डाउट है पढ़ाई करते समय तो सिंपली एक काम करना है, फोटो खींचना है एंड डायरेक्टली सेंड करना है दोस्तों हमें यहाँ पे। अनअकैडमी के एजुकेटर आपको डाउट सॉल्व करके डेफिनेटली दे देंगे। लेकिन प्लस में आके मिलता क्या है, प्लस में आके इतनी सारी चीजें मिलती है, पर्सनल गाइडेंस है, स्टडी प्लानर है, टेस्ट एनालिसिस है, अनलिमिटेड टेस्ट वगैरह है, और सबसे इंपॉर्टेंट फीचर दोस्तों आस्क अ डाउट, देखिएगा रेज हैंड का है। रेज हैंड से आप क्या करोगे, आपके जो डाउट्स वगैरह है ना दोस्तों, वो एजुकेटर से डायरेक्टली पहुंच पाओगे, कि उनसे डायरेक्टली बात कर पाओगे, अपने डाउट क्लियर कर पाओगे।
एंड अगर आपको इन सब बैच में एडमिशन लेना है दोस्तों, एक काम करना है दोस्तों, देखिए प्राइस वगैरह पे जो शो हो रही है ना, इतनी पे नहीं करनी है आपको। कितनी पे करनी है आपको? सिर्फ इतनी पे करनी है। कितनी? एक वर्ष के लिए आपको 5,850, लेकिन वो एक साल नहीं है, आपको 4 मंथ एक्स्ट्रा पे फी मिल रही है। 12 मंथ प्लस 4 मंथ मतलब 16 मंथ्स आपको अभी फी मिल रहा है 5850 में। ये इतने कम क्यों होंगे भाई? NW तो लगाओगे आप यहाँ पे, NW10 अगर आपने यहाँ पे लगा लिया तो आपको 10% डिस्काउंट मिलेगा विथ आप नो कॉस्ट EMI के साथ भी ले सकते हो। इतनी अच्छी ऑफर है दोस्तों। तो ये था आज का सेशन। आपको बता दूं कि इस संडे जो ना 5 दिसंबर को दोस्तों रीजनिंग की कॉम्बैट होने वाली है। रीजनिंग की कॉम्बैट मैराथन होनी है, तो आ जाइए, 30 क्वेश्चन करेंगे 40 मिनट में। अगर आप सही करते हो दोस्तों तो क्या पता आपको इतनी सारी स्कॉलरशिप दोस्तों मिल पाएगी, अवार्ड्स वगैरह मिल पाएंगे, रिवार्ड्स वर्थ 1 करोड़ भी दोस्तों यहाँ पे हो सकते हैं। तो टेंशन काहे ले रहे हो, आ जाइएगा, काफी इंटरेस्टिंग सेशन रहेगा। अगर अनअकैडमी पे आपको लगता है कोई इनअप्रोप्रिएट कंटेंट वगैरह शो किया गया तो डेफिनेटली रिपोर्ट कीजिएगा, आपको विन आप जीत सकते हो। दोस्तों अगर आपको समझ में इशू आया होगा बैंकिंग से रिलेटेड, इकोनॉमी से रिलेटेड, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में बता दीजिए, लाइक जरूर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करते रहिए अपने चैनल को। और इसकी पीडीएफ दोस्तों मिलेगी अपने टेलीग्राम चैनल पे जिसका नाम है नीलेश सर अनअकैडमी। सो टिल देन दोस्तों टाटा बाय बाय, टेक केयर, पढ़ाई करते रहिए, अपना ध्यान रखिएगा, मिलते हैं जरूर बाद में, बाय।